वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है अब तक वो वीडियो तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को समझे बिना बाकी के कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जो कि है भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार या जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, वो भारतीय संविधान की मूलभूत ऐसी चीज है जिसको नागरिकों को प्रदान किया गया है और इन अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो इन्हीं अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और जो नीति निदेशक तत्व हैं, उन तीन चीजों पर बेस्ड है ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में सूचीबद्ध विभिन्न मौलिक अधिकार है क्या। ये हम सबको पता है कि हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार बाद में विधिक अधिकारों में बदल दिया गया और अब 6 अधिकार हैं। ठीक है। दूसरा हम जानेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है और फिर ये समझेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा और व्याख्या करने में न्यायपालिका ने क्या भूमिका निभाई है। और उसके बाद देखेंगे कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन वाला है, जिसमें समझ में नहीं आता है कि क्या जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होते हैं, क्या उनको उसी तरह लागू किया जा सकता है उतने ही एनफोर्समेंट के साथ जितने हम मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। We're gonna read what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, then how these rights are protected, then what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights, and lastly we'll see what is the difference between the fundamental rights and the directive principles of the state policy। तो ये इस चैप्टर में क्लियर होने वाला है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। मानव जो है, मानव ऐसा प्राणी है जो हमेशा से ही हर चीज में बैलेंस बना के चलता है। देखो, मानव जो है वो ही समाज का निर्माण करता है। यट सभी जानवर करते हैं, लेकिन वो जानवरों के झुंड होते हैं, समाज नहीं होते। तो ऐसे में मानव जिस समाज का निर्माण करता है वो इतने सरल या उतने आसान नियमों पर आधारित नहीं होते। मानव समाज में काफी जटिलताएं होती है और वो जटिलताएं अलग अलग प्रकार से सामने आती हैं। उन्हीं जटिलताओं में से एक है मानव का अपने अधिकारों के प्रति मोह। अधिकार के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यदि आप किसी को कोई अधिकार नहीं देते हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते, आप उससे कुछ करवा नहीं सकते। हमें किसी को कुछ काम करवाना है तो उसको बदले में कुछ उस काम को करने के लिए अथॉरिटी या अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो सेम यही हुआ। लेकिन अधिकार ना हो तो क्या हो, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहले देखो, इंट्रो में जरूरी है कि आप ये जाने कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकार अगर ना दिए जाएं तो क्या हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1982 का। 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। अब आप सभी ये जानते हैं कि जब इस प्रकार के बड़े लेवल के बृहद स्तर के कोई आयोजन किए जाते हैं तो उनके लिए तैयारी भी बहुत पहले से करवाई जाती है। तो ऐसे जब आयोजन होते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियाटिक गेम्स हैं या ओलंपिक्स हैं, इनके लिए तैयारी बहुत पहले से करवाई जाती है। तो एशियाई खेलों के लिए भी तैयारी काफी करवाई गई, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, काफी सारे स्टेडियम्स को प्रिपेयर किया गया, बहुत सी तैयारी करवाई गई। तो इसकी एशियाई खेलों की तैयारी में बहुत से लोगों को काम पर रखा गया। लेकिन किया क्या गया, बहुत से लोगों को काम पर रखा गया। एक तो उनसे इतना ज्यादा अंधाधुंध काम लिया गया, अत्यधिक उनका शोषण किया गया, उनको बहुत काम लिया गया, काम के घंटे भी निश्चित नहीं थे, बहुत उनके शोषण के साथ उनको काम करवाया गया। ऐसा काम भी था जो बहुत मुश्किल था, लेकिन उनसे वो भी करवाया गया और घंटे निश्चित ही नहीं थे कि इतने घंटे ही काम करने हैं। दूसरा, उनकी जो मजदूरी थी वो भी उन्हें टाइम पर नहीं मिली। तो ऐसे में क्या किया, ऐसे में उन मजदूरों ने इस चीज का विरोध किया और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमें एक अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
उसका उपयोग किया और फिर केस कर दिया उन्होंने। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर अधिकार ना मिले तो शोषण होता है, अगर अधिकार ना मिले तो आप अपनी जरूरतों से वंचित रह जाते हो। लेकिन उसके लिए हमारे भारतीय संविधान ने कई सारे प्रोविजंस कर रखे हैं, उनमें से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जो कि है मचल लालूम का। ये है वो व्यक्ति, इस व्यक्ति पर असम के एक जिले का रहने वाला है। इस व्यक्ति के ऊपर एक केस दर्ज किया गया था। छोटे मोटे झड़प कई बार हो जाते हैं, आप अपने पड़ोसियों से झगड़े हो जाते हैं आपस में या फिर किसी और से, तो इसका भी कोई झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में काफी मारपीट हुई थी। मारपीट में क्या हुआ, मारपीट में इसने भी शायद किसी को मारा होगा, तो पुलिस ने इसको मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार इसको कब किया गया, जब इसको गिरफ्तार किया गया था तब इसकी उम्र थी 23 साल एंड दैट वाज द ईयर ऑफ 1951। 1951 की बात है जब इसे गिरफ्तार किया गया, 23 साल की उम्र का था और फिर उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने पर यह पाया गया कि मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ है, मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ है। तो ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि जब तक ये इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो जाए इस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसको इस समय हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है। तो इसको तेजपुर गांव के हॉस्पिटल में ले जाया गया, तेजपुर जिले में, असम में ही है तेजपुर। तेजपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चलता रहा। इलाज होते होते उसके बाद जब ठीक हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसको वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया कि हाँ अब सुनवाई होगी तब बात की जाएगी। उसके बाद में डॉक्टर्स ने 2 बार मेमोरेंडम भेजा, एक बार 1967 में और एक बार 1996 में, कि भाई फला व्यक्ति जो है अब स्वस्थ है, इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई मुकदमा चलाया गया, ना कुछ पेशी हुई, कुछ भी नहीं हुआ और वो जेल में ही रहा। फाइनली 2005 के करीब, उस समय वहां मानवाधिकार की जो टीम होती है, जो ह्यूमन राइट्स वालों की जो टीम होती है, वो टीम जेल में सर्वेक्षण करने गई किसी तरह का, और वहां पर उन्होंने पाया कि बिना मुकदमे के एक आदमी 1951 से जेल में बैठा है। और फाइनली जुलाई 2005 में मचल लालूम को जेल से रिहा किया गया और 1951 से लेकर 2005 तक, यानी कि पूरे 54 साल तक कोई मुकदमा नहीं चला, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पेशी नहीं हुई और मचल को सिर्फ जेल में यूं ही डाला गया। तो ये जो थी, अब वो आदमी 23 साल का जेल में गया है और जब वापस वो बाहर आया तो वो 77 साल का हो चुका था। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार उसने तो अपनी पूरी लाइफ, उसकी तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गई, कुछ मतलब ही नहीं रहा उसकी पूरी लाइफ का। तो ऐसे में क्या किया जा सकता था, ऐसे में जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस समय शायद उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें दिया गया है और उस अधिकार में ये कहा गया है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है, आपको बंदी बनाया जाता है या आपको कानून के नाम पर जेल में रखा जाता है, इस तरह का कुछ भी अगर आपके साथ किया जाता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 2 सिचुएशंस ऐसी आई जिसमें अगर हमारे पास अधिकार नहीं हो तो हम बहुत बुरी तरह जो है ट्रैप हो सकते हैं। जैसा पहले यहाँ 1982 के एशियाई खेलों में किया सरकार ने, और ये मचल के साथ भी सरकार ने किया। सरकार ने दोनों ही जगह बहुत गलत किया। चाहा अगर कोशिश की जाती तो ये कुछ 2 जो अधिकार हमें दे रखे हैं, इन 2 अधिकारों का उपयोग किया जा सकता था
और उन दो अधिकारों का उपयोग करके और न्याय प्राप्त किया जा सकता था। ये वजह है कि हमें अधिकार प्राप्त करने चाहिए। प्राप्त करने चाहिए का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास है नहीं, संविधान ने हमें दे रखे हैं, लेकिन हमें उन अधिकारों के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकार अगर नहीं होंगे तो इंसान कभी भी अपने जीवन को सुखपूर्वक नहीं जी सकता। जैसा हमने इन दो केसेस में देखा, तो आपका जो चैप्टर शुरू होता है ये इन्हीं दो केसेस के साथ शुरू होता है, जिसमें पहला है एशियाई खेलों का, जिसमें एशियाई खेलों के मजदूरों का बहुत शोषण किया गया, उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी गई। तो ऐसे में शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, जो कि काम में लिया जा सकता है। और साथ ही उसके बाद मचल लालूंग का एक केस स्टडी भी आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को काम में लेकर और न्याय प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वास्तव में अधिकार कौन कौन सी मिले हैं, और या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो ये जो घोषणा पत्र होता है, देखो सबसे पहले ये कि घोषणा पत्र या गारंटी किसे कहते हैं, जब कोई चीज हमें प्रोवाइड करवाई जाए उसमें कोई कमी ना रहे, और ये प्रोवाइडेशन जो है वो खुद सरकार, खुद संविधान, या जिसको हम कहें सबसे बड़ी सत्ता, उसके द्वारा करवाया जाए, तो उसको हम घोषणा पत्र या गारंटी लेटर कहते हैं। जब हमें हमारे अधिकार खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारे अधिकार हमें किसने दिए हैं, हमारे अधिकार हमको दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि हमारे देश का सर्वे सर्वा, या जिसको हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च शासनांग है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो उसने हमें ये अधिकार प्रदान किए हैं, तो हमसे कोई छीन तो सकता नहीं। तो ये अधिकारों का घोषणा पत्र हमारे संविधान से ही आरंभ होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अभी ये जो मौलिक अधिकार है, इनको मौलिक क्यों कहा जाता है? इनको मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक को ओरिजिनली प्राप्त है। ये किसी और ने नहीं दिए, किसी सरकार ने स्पेसिफिक हमें नहीं दिए, ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को ओरिजिनली प्राप्त है। इसीलिए इनको यूनिक नहीं कहकर मौलिक कहा गया है कि ये प्रत्येक नागरिक के अपने अधिकार हैं। तो 12 से 35 तक हमें कुल 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो क्या क्या है उनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। छह अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। जब शुरुआत हुई थी संविधान की, तब हमें टोटल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। जब ये संविधान की स्थापना की गई थी भारत में, तब हमें उस संविधान के माध्यम से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन एक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार जो है वो वहां से हटा दिया गया, और यद्यपि आज भी हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको अधिकारों के संबंध में ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अधिकारों को जो है संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अधिकार बताए गए हैं, और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को बताया गया है। और अनुच्छेद 51 क जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 51 क हमारे मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और संविधान का भाग 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करता है। इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, कर्तव्य और अधिकार तो जहां तक हम देखें कि एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, इसका मतलब हम दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो हम दूसरों के अधिकारों का हनन भी नहीं कर सकते, तो हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें जो है एक साथ चलने वाली है। हालांकि मौलिक कर्तव्य
और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये दोनों ही जो है वो इनजस्टिसेबल हैं, मतलब कि इनको न्याय योग्य नहीं माना गया है। अगर इनकी कोई हनन भी करता है तो ऐसा नहीं है कि संविधान के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया है कि उनको न्याय के लिए एनफोर्स किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अधिकार जो है वो जस्टिसेबल है, वो पूरी तरह जस्टिसेबल है। हमारे अधिकारों को संविधान ने पूरी तरह जस्टिसेबल बनाया है। जस्टिसेबल का मतलब कोई भी न्यायपालिका किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन होने पर किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकती है। तो ये जस्टिफिबिलिटी जो हमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो इन अधिकारों को मौलिक और विलक्षण बना देती है हमारे लिए। तो इस चैप्टर में हम इसी का डिस्कशन करेंगे। आपने जो 2 केस स्टडीज पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किन अधिकारों से रिलेटेड है, या फिर किन अधिकारों का हनन हुआ उसके लिए किस प्रकार से न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है, किस अनुच्छेद के तहत शरण ली जा सकती है। ये सब चीजें उन 2 केस स्टडीज में आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है कि किस प्रकार से ये चैप्टर चलने वाला है, क्या टॉपिक्स आप क्लियर करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अपने अधिकारों के बारे में। 6 अधिकार दिए गए हैं और बहुत विस्तार के साथ आपकी बुक में इनको इंटरप्रेट किया गया है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।